आज हम अरिष्ट योग की बात करेंगे। अरिष्ट योग का मतलब है बुरा योग। अब वह बुरा योग भौतिक रूप में भी हो सकता है और शारीरिक रूप में भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब अरिष्ट योग देखने की बात आती है, कोई भी कुंडली आपके पास आई है तो धन योग तो आप देखेंगे ही, राजयोग भी देखेंगे, अरिष्ट योग भी देखना होगा। और सबसे पहले तो हम बुरा ही देखते हैं। अगर किसी ने कोई भी प्रश्न किया है तो हम इस समय चल रही दशाओं को सबसे पहले देखते हैं, और वो दशाएं किन ग्रहों की हैं, उन ग्रहों की स्थिति क्या है, कहीं कोई अरिष्ट की स्थिति तो नहीं है। तो पहले तो हम वही देखेंगे, हम बाद में धन योग या राजयोग की बात करेंगे। और जब हम कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले हम आयु या स्वास्थ्य को देखते हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो भाव और ग्रह है वह है लग्न और लग्नेश। कुंडली में लग्न लग्नेश सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सूर्य, सूर्य लग्न का कारक है। तो भाव, भाव के स्वामी यानी भावेश को तो देखना ही है, उस भाव के कारक को भी देखना है। तो लग्न का कारक सूर्य होता है। सूर्य औषधि का कारक भी है। तो यदि सूर्य आपकी कुंडली में पीड़ित है तो रोग हो सकते हैं। लग्न लग्नेश पीड़ित है तो रोग हो सकते हैं, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा को हम देखते हैं। चंद्रमा बहुत ही नाजुक ग्रह है और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा स्वयं में एक लग्न है, इसलिए चंद्रमा को देखना भी जरूरी है। तो लग्न लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा, इनको देखना, सबसे पहले इनको देखना जरूरी है। इसके बाद बुध का नंबर आता है। बुध का नंबर इसलिए आता है कि बुध बुद्धि का कारक है। यदि बुध बहुत बुरी तरह से पीड़ित है तो बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि खराब होगी। वह कई रूपों में हो सकती है, जैसे पागलपन। तो ये जो चार ग्रह हैं ये कुंडली के स्तंभ माने जाते हैं। लग्न लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा और बुध। तो सबसे पहले इनको देखना है। इसके बाद फिर मैंने आपको इसके पहले बताया था कि ये द्वितीय भाव और सप्तम भाव, ये दोनों मारक भाव हैं। इसके अलावा मैंने आपको त्रिक भाव बताया था, जो अशुभ भाव कहलाते हैं। वो है छठवां, आठवां और 12वां भाव। तो मारक भाव द्वितीय, सप्तम,
और त्रिक भाव 6, 8, 12 इनको देखना जरूरी है। यदि किसी भी व्यक्ति की इस समय मार्केस की दशा चल रही है तो सावधानी के साथ देखना चाहिए। मार्केश यानी द्वितीय भाव, सप्तम भाव का स्वामी मार्केश कहलाता है। इसके अलावा यदि द्वितीय और सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वह भी मार्केश बन जाता है। तो यदि ऐसे ग्रहों की दशा चल रही है तो सावधानी रखनी चाहिए देखने में, क्योंकि यदि मार्केश पीड़ित हो गया, अब मान लीजिए द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम में बैठ गया, हालांकि यहां पर मंगल सप्तम का भी स्वामी है और द्वितीय का भी स्वामी है, तो मंगल की तो अपनी ही राशि है, फिर भी मार्केश तो कहलाएगा। अब अगर ये मंगल पीड़ित हो गया तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में यदि यही मंगल छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में स्थित हो गया और पीड़ित हो गया तो ये बुरे फल दे सकता है। इसी तरह सप्तम भाव का स्वामी और ऐसा ही 6, 8, 12 भाव के स्वामी, ये 6, 8, 12 भाव के स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठे हों तो उस भाव की हानि करते हैं, और यदि ये अशुभ भाव में बैठ गए और पीड़ित हो गए तो ज्यादा हानि करते हैं। छठा भाव रोग का भाव है, चोट का भाव है, एक्सीडेंट का भाव है, चोरी का भाव है। तो छठे भाव की यदि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, प्रमुख तौर पर अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, तो ये संभावना बनी रहेगी रोग, चोट, चोरी, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, कोर्ट केस। अब छठे भाव का स्वामी यदि अशुभ भाव में बैठ गया, 8वें, 12वें और पीड़ित हो गया तो ज्यादा बुरा फल देगा। अगर छठा भाव पीड़ित नहीं है, छठे भाव का स्वामी पीड़ित नहीं है तो बुरा फल नहीं देगा। इसी तरह अष्टम भाव का स्वामी जहां बैठेगा वहां कुछ ना कुछ बुरा जरूर करेगा, लेकिन यदि पीड़ित हो गया तो फिर ज्यादा बुरा करेगा। अष्टम भाव किन बातों के लिए जाना जाता है? असाध्य रोग, बड़ी दुर्घटनाएं, षड्यंत्र, मृत्यु, ये इसके नकारात्मक पक्ष हैं। मैं आज नकारात्मक पक्ष की ही बात कर रहा हूं, अरिष्ट योग की बात कर रहा हूं। अष्टम भाव यदि पीड़ित है तो इस तरह के फल प्राप्त होंगे। अष्टमेश यदि पीड़ित है तो भी इस तरह के बुरे फल प्राप्त होंगे। और साधारण तौर पर छठे का स्वामी, अष्टम का स्वामी, द्वादश का स्वामी कहीं किसी भाव में बैठा है, वो पीड़ित नहीं भी है तो कुछ न कुछ हानि अवश्य करता है। तो इन भावों को आपको ध्यान में रखना है।
अब गुरुजी एक चीज पूछनी थी, आपने कहा जी कि दूसरा और सप्तम भाव मारक भाव होते हैं। जी इनका स्वामी तो मारक होगा ही, अगर इनमें कोई ग्रह बैठा है तो वो भी मारक होगा। जी बिल्कुल। और इसी तरह अगर छठे अगर आठवें बारहवें इसी में भी। अगर इसी कुंडली को मैं अगर लूं, अगर हाँ, मैं मानूं कि शुक्र 7वें में बैठ गया जाके, तो वो तुला लगन के लिए मारक का काम करेगा। यदि इस कुंडली में शुक्र 7वें में बैठ गया, सप्तम भाव मारक भाव है और जी शुक्र के लिए ये शत्रु राशि भी है, लेकिन शुक्र लग्नेश है इस कुंडली का। जी शुक्र की मूल त्रिकोण राशि लग्न में है, तो अगर शुक्र यहाँ पर स्थित है लेकिन पीड़ित नहीं है तो वो मारक का कार्य नहीं करेगा। और कारण यह है कि यहाँ से वो अपने लग्न को देखकर बलवान करेगा। लग्न बलवान होगा तो आयु और स्वास्थ्य अच्छा होगा। मतलब अगर पीड़ित होगा तो अपनी कुंडली में भी वो अगर नुकसान पीड़ित कर सकता होगा है। तो नुकसान करेगा, फिर ठीक है। पीड़ित हुआ तो नुकसान करेगा, पीड़ित नहीं है तो नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। अब बुरे भाव तो मैंने आपको बता दिए, 2, 7, 6, 8, 12। अब ये कुंडली है, इस कुंडली में सबसे पहले जो मैंने कल पढ़ाया था, धन योग और राजयोग, जरा आप लोग ध्यान दीजिए और मुझे बताइए कि क्या इस कुंडली में कोई धन योग उपस्थित है? कितने धन योग बन रहे हैं आप सभी गुरु लोग? जी, इसमें एकादशेश एकादश में स्वयं उपस्थित है, तो मतलब लाभेश हो गया, वो लाभेश लाभ में बैठा है। हाँ लग्नेश के साथ युति भी दूसरा बना रहा त्रिकोण केंद्र का स्वामी अगर लग्नेश देखें तो लग्नेश लाभेश के साथ युति बनाता है, तो ये एक धन योग बनता है। ठीक है। धनेश और लाभेश हम्म परिवर्तन योग है। परिवर्तन योग कहां से हो गया? लाभेश अपनी राशि में है, धनेश अपनी राशि में है, परिवर्तन नहीं है। गुरु जी जो धनेश है उसकी चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पे। धनेश मंगल है, उसकी चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। हाँ सॉरी, मैंने उल्टा देख लिया। उल्टा नहीं देखना, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज। और लोग बताइए, कोई धन योग और हो या राजयोग हो? अब देखिए, जो आपने बताया सुमित जी और एक रितु जी थी या सरयू जी थी, गुरु जी राजयोग है, इसमें दसम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है। कौन सा? 10 में नवम में भाग्य भाव में। अच्छा अच्छा। और एक गुरु जी है चतुर्थ ये शनि है, चतुर्थ शनि और हाँ भाग्यंश बुध, तो केंद्र त्रिकोण का संबंध हुआ द्वादश में। हाँ वो एक राजयोग कहलाएगा ना। हाँ। कौन आप चतुर्थ नहीं सर, वो 10 में है। हाँ 10 में है सर वो। चंद्रमा ना? हाँ हाँ चंद्रमा 10वें से, लेकिन अभी और राहु, चंद्रमा के साथ राहु भी उसका है, जैसे राशि वो देखे तो सर। राहु के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि मैं राहु केतु की उच्च नीच दृष्टि नहीं मानता हूँ, है ना। चलिए खैर। गुरु जी लग्नेश अगर लाभ में गया है तो भी राजयोग कारक होता है। राजयोग नहीं कहेंगे, धन धन योग योग कहेंगे। कारक, धन योग है। हाँ चलिए ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको, जो आप लोगों ने कहा धन योग के बारे में, बिल्कुल ठीक बताया। लग्नेश लाभ भाव में गया है, तो लग्न और लाभ भाव का संबंध बन गया, तो ये एक धन योग है।
दूसरी बात, लग्नेश लाभेश के साथ स्थित है तो ये भी एक धन योग है। फिर धन भाव का स्वामी यानी धनेश खुद ही अपनी राशि में है तो यह भी एक धन योग है। तो ये तो धन योग हो गया। दूसरा अन्य इसके अलावा कोई धन योग नहीं है। अब राजयोग की बात करते हैं। तो जो अभी राकेश जी ने बोला या किसने बोला कि चंद्रमा दशमेश नवम में, देखिए ये ठीक है लेकिन ये राजयोग नहीं कहेंगे, क्योंकि राजयोग तब बनेगा जब दशमेश नवमेश के साथ हो। ये आंशिक राजयोग कह सकते हैं, लेकिन जब हम कैरियर की बात करेंगे तो ये दशम से द्वादश कहलाएगा। यानी कैरियर के लिए नवम भाव हानि का भाव है। और फिर ये दशमेश यहाँ राहु केतु के द्वारा पीड़ित भी है, तो इसको फिलहाल हम राजयोग नहीं कह सकेंगे। अब यहाँ नवमेश बुध है और दशमेश चंद्रमा है। इनका यदि युति या दृष्टि परिवर्तन, राशि परिवर्तन होता तो हम राजयोग कहते, या फिर चतुर्थेश और पंचमेश। लेकिन चतुर्थेश और पंचमेश एक ही ग्रह है, शनि, तो शनि राजयोग कारक ग्रह बन गया, अकेला ही राजयोग कारक ग्रह बन गया। लेकिन बैठा बुरे भाव में है, द्वादश भाव, और पंचम से भी बुरा भाव है, अष्टम भाव, लेकिन चतुर्थ से अच्छा है। चतुर्थ भाव के लिए ये ठीक है, नवम भाव में है, लेकिन दूसरा एक और अर्थ भी है। चतुर्थ भाव हमारे घर का भाव है और द्वादश भाव घर से दूर का भाव है। फिलहाल यहाँ पर शनि को हम राजयोग कारक ग्रह कह सकते हैं। और दूसरा अन्य कोई राजयोग इस कुंडली में नहीं है। धन योग जरूर उपस्थित है, अच्छा धन योग है। मंगल भी बना रहा है, सूर्य भी बना रहा है, शुक्र भी बना रहा है। अब शुक्र के साथ में एक बात और भी है, लग्नेश एकादश भाव में गया है। एकादश भाव वृद्धि स्थान कहलाता है, यानी जो भी ग्रह उस भाव में बैठेगा उसकी वृद्धि होगी, उसके कारकत्व की अथवा स्वामित्व की। अब शुक्र के जो कारकत्व हैं, शुक्र के कारकत्व क्या है? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, सब कुछ सुंदरता, हाँ सब कुछ आ गया। अब शुक्र लग्नेश है, लग्न का स्वामी है और अष्टम भाव का है। लग्न और अष्टम इन दोनों में कॉमन बात कौन सी है? आयु, उम्र। ये दोनों ही भाव आयु के हैं, तो आयु की वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का भाव है, स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। लग्न से धन भी देखते हैं तो धन की वृद्धि होगी। लग्न से मान सम्मान भी देखते हैं तो मान सम्मान की वृद्धि होगी, है ना? तो ये धन योग है। अब हम आगे चलते हैं, अरिष्ट योग। अब आप लोग बताइए, अगर कुछ समझ में आया है तो इसमें अरिष्ट योग बताइए कहां पर है या नहीं है? एक तो कोई सर बुरा योग जी? गुरुजी जो द्वादशेश है गुरुजी, वो द्वादश में स्वयं बैठा है और साथ में शनि है, तो उस वजह से वो बुरे फल देगा, पीड़ित है वो। अच्छा, कौन बुरे फल देगा? बुध। अच्छा, ठीक है। और बताइए दूसरे लोग।
ये तृतीय षष्ठी गुरु जो लगन में आसीन हुआ है, ये भी बुरे फल इस पत्रिका में देगा। कौन? तृतीयेश और षष्ठेश गुरु जो हाँ, लगन में आसीन है, ये भी अनिष्ट फल देगा। हाँ ठीक है। गुरु जी एक और है, ये पंचम में जो चंद्रमा और राहु बैठे हैं, तो चंद्र राहु की युति अपने आप में अनिष्टकारी है, साथ में केतु की दृष्टि भी है। अच्छा ठीक है। और कोई? सर मंगल मारक भाव में बैठ के और दोनों ही मारक भाव को वो कर रहा है, दोनों ही मारक भाव का स्वामी है और खुद मंगल भी एक मारक ग्रह है। ठीक है ठीक है। और कोई? तो इसका मतलब है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब एक किसी ने कहा, मैं यहाँ नाम तो देख नहीं पाता हूँ कि किसने बोला, उन्होंने कहा कि तृतीय और छठे भाव का स्वामी गुरु लग्न में बैठा है जो अरिष्ट कारक है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। तृतीय भाव भी बुरा भाव है, क्रूर भाव है, अशुभ भाव है। छठा भाव भी बुरा भाव है, रोग का भाव है। अब छठे भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठेगा तो लग्न को यानी शरीर को रोग देगा, लेकिन ये रोग तब देगा जब पीड़ित होगा। तो क्या गुरु पीड़ित है? गुरु पीड़ित है। कैसे जी? गुरु पाप कर्तरी में है, यानी लग्न के दोनों ओर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल और शनि और बुध। बुध के बारे में मैंने बताया था कि यदि अशुभ भाव के साथ होगा तो अशुभ बन जाएगा, यदि शुभ ग्रह के साथ होगा तो शुभ बन जाएगा, अकेला होगा तब भी वो शुभ रहेगा। तो यहाँ पर पापी ग्रह के साथ है, क्रूर ग्रह के साथ है, तो बुध भी पापी हो गया। तो दोनों ओर पापी ग्रह बैठे हैं, तो लग्न भी पाप कर्तरी में आ गया और लग्न में बैठा हुआ गुरु भी पाप कर्तरी में आ गया। तो ये एक बुरा योग है, लेकिन गुरु अन्य किन्हीं ग्रहों के द्वारा पीड़ित नहीं है। फिर इसको आप नवांश में देखिए। और दूसरी बात ये कि चंद्र कुंडली से भी देख लीजिए एक बार। तो चंद्र कुंडली से अगर हम देखते हैं तो ये सप्तमेश और दशमेश है। सप्तमेश दशमेश, अब सप्तमेश का मतलब मार्केश बन गया, केंद्राधिपत्य दोष लग गया, पंचम में बैठा है और पाप कर्तरी में है, तो चंद्रमा से भी ठीक नहीं है। फिर नवांश में देखिए, इसके अलावा फिर षटबल में भी देखिए, इसके बाद फिर दशाओं पर आएंगे। तो एक तो ये है। दूसरा मंगल के बारे में कहा गया, मंगल मार्केश है और शनि के द्वारा पीड़ित भी है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल शनि से पीड़ित हो गया। लेकिन कितना पीड़ित होगा, क्योंकि वो अपनी राशि में स्थित होने से बलवान है। तो धन भाव के लिए, धन के लिए पीड़ित नहीं होगा, धन फिर भी देगा वो। दूसरी बात, अब मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो पंचम के लिए मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं होगी। अष्टम भाव पर पड़ रही है, अष्टम के लिए भी मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं होगी।
फिर नवम भाव पर पड़ रही है, चंद्रमा और राहु पर भी पड़ रही है। तो चंद्रमा और राहु के लिए भी मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं है। अब जब इनकी गुरु की, जैसे गुरु के बारे में बताया, अब अगर कोई महादशा नाथ बुरा हो और गुरु की अंतरदशा हो और प्रत्यंतर दशा नाथ भी बुरा हो, तब उस समय गुरु अपने कुछ बुरे फल दे सकता है, शरीर में कोई रोग दे सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। तो पंचम सप्तम नवम पर पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि हानि नहीं करेगी, केवल लग्न की हानि करेगी, अन्य किसी भी चीज की हानि नहीं करेगी। और वो भी तब जब महादशा नाथ बुरा हो और प्रत्यंतर दशा नाथ भी बुरा हो और अंतरदशा गुरु की हो, या फिर महादशा नाथ बुरा हो, अंतरदशा नाथ भी बुरा हो और प्रत्यंतर दशा गुरु की हो, तब इसी तरह मंगल के बारे में आप समझ सकते हैं। इसके बाद, मंगल के बाद एक अरिष्ट, ये शायद सुमित जी ने बताया, दूसरा इन्होंने बताया चंद्रमा के बारे में। तो वास्तव में ये जो अरिष्ट थे, गुरु और मंगल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जीवन में सामान्य बातें हैं, छोटी मोटी चीजें लगी रहती हैं। लेकिन चंद्रमा ये बहुत अरिष्टदायक है। चंद्रमा कैसे, चंद्रमा अरिष्टदायक है? चंद्रमा राहु के द्वारा पीड़ित है, राहु केतु अक्ष में है चंद्रमा, और चंद्रमा यदि राहु के साथ स्थित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति भयभीत रहता है पूरे जीवन भर, हर छोटी छोटी बातों में। इसको गुरुजी ग्रहण दोष बोलते हैं। ग्रहण दोष ऐसे नहीं कहेंगे हम, वो मैं आपको एक बार ग्रहण दोष के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लोग अगर राहु केतु के साथ सूर्य है या चंद्रमा है तो उसे ग्रहण दोष तुरंत कह देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर राहु एक बुरा ग्रह है, राक्षस है, भूत प्रेत है, और चंद्रमा मन है, तो मन भयभीत होता है। तो ये मन के लिए, चंद्रमा के लिए राहु के साथ स्थित होना, ये व्यक्ति के अंदर भय की मात्रा को बढ़ा देता है। हर छोटी छोटी बात में वो भयभीत होता है, कोई भी रिस्क लेने में वो डरता है, अनजान जगह जाने में, अकेले जाने में वो डरता है। तो ये राहु का प्रभाव है। अब चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो लीजिए, अब मंगल अग्नि तत्व का और क्रोधी ग्रह है, मन में क्रोध उत्पन्न करेगा, तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति क्रोध भी करेगा, स्वभाव से चिड़चिड़ा होगा। फिर शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। शनि क्या है? आलस्य का कारक है, शनि निराशा का कारक है, अवसाद का कारक है। तो ये गहरी निराशा दे सकता है। गुरुजी, चंद्रमा को केंद्राधिपत्य दोष भी लग रहा है। हाँ, लग रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि चंद्रमा को हम ज्यादा नहीं मानते हैं, क्योंकि उसकी केवल एक राशि होती है, सूर्य और चंद्रमा की केवल एक राशि होती है, और बैठा है अच्छी जगह में, नवम भाव में, यानी लक्ष्मी स्थान में, तो हम इसे केंद्राधिपत्य दोष से मुक्त करते हैं। दूसरी बात, ये चंद्रमा क्रूर चंद्रमा है,
क्योंकि कृष्ण पक्ष का है। और यहां पर मैंने अंश तो लिखे नहीं है, पर आप ये मान के चले कि सूर्य से नजदीक है, तो ये कृष्ण पक्ष का जन्म होगा। यानी कि लगभग आप मान लीजिए कि एकादशी तिथि का चंद्रमा हो सकता है। तो चंद्रमा क्रूर है। अब क्रूर ग्रह है तो उसकी क्रूरता यहां पर समाप्त हो जाती, उल्टा हो गया। क्रूर ग्रह को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, और यहां चंद्रमा क्रूर ग्रह है। तो अब ये जो चंद्रमा है, ये तीन तीन क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया। राहु, मंगल, शनि। अब जो ग्रह मैंने आपको बताया कि यदि कोई भी ग्रह अशुभ भाव में स्थित है तो वो उस अशुभ भाव के भी कुछ अशुभ फल करेगा। यदि वो उस अशुभ भाव में शत्रु राशि में है तो थोड़ा और अशुभ फल देगा। फिर यदि वो एक क्रूर ग्रह से पीड़ित हो गया तो ज्यादा अशुभ फल देगा। फिर दो ग्रह से पीड़ित हो गया तो बहुत ज्यादा बुरे फल देगा। तीन ग्रह से पीड़ित हो गया तो फिर कहना ही क्या है, 100% वो बुरे फल देगा। तो यहां पर चंद्रमा बहुत बुरे फल देगा। अब क्या बुरे फल देगा? चंद्रमा मन का एक तो कारक है, तो मानसिक रूप से कभी भय की उत्पत्ति, कभी क्रोध की उत्पत्ति और कभी डिप्रेशन में चले जाना, मन का विचलित होना, ये चंद्रमा का कारकत्व है। तो अपने कारकत्व से संबंधित बुरे फल देगा। फिर दूसरी बात, ये दशम भाव का स्वामी है। दशम भाव कर्म का है, आजीविका का भाव है। तो दशम भाव से संबंधित बुरे फल देगा। यानी कैरियर के लिए चंद्रमा की दशा अच्छी नहीं होगी। नौकरी व्यवसाय के संबंध में चंद्रमा के फल अशुभ प्राप्त होंगे। ये स्वामित्व से संबंधित गुण हुआ। तीसरा, काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है। तो चतुर्थ भाव से संबंधित बुरे फल दे सकता है। चतुर्थ भाव किस चीज का भाव है? सबसे पहले माता का भाव है, और चंद्रमा स्वयं माता का कारक। तो दोनों में, भाव में और चंद्रमा में, ये एक बात कॉमन है। तो जो बात कॉमन है वही फलित होगी। तो माता के संबंध में भी ये बुरे फल देगा। अब माता के संबंध में क्या बुरे फल करेगा? क्योंकि माता के भाव से छठे भाव में स्थित है। छठा भाव यानी रोग का भाव है, तो माता को रोग देगा। और क्या देगा? चंद्रमा माता से मतभेद भी पैदा कर सकता है यदि चतुर्थेश भी पीड़ित हो तो। लेकिन यहां पर चतुर्थेश पीड़ित नहीं है, लेकिन माता के स्वास्थ्य के लिए ये बुरा होगा। हालांकि इनकी माता नहीं है, बहुत पहले जा चुकी है। मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि चंद्रमा कोई भी ग्रह क्या क्या दे सकता है। तो पहला मैंने बताया, अपने कारकत्व से संबंधित, यानी
कारकत्व क्या है? मन, भावना, संवेदना। फिर जिस भाव का स्वामी है उस भाव से के जो कारकत्व है, इस भाव के कारकत्व है आजीविका प्रमुख रूप से, तो उसके संबंध में फल देगा। फिर तीसरा मैंने बताया कि वो ग्रह काल पुरुष की कुंडली में जिस भाव का स्वामी बनता है उससे संबंधित, तो मैंने मां के बारे में बताया, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की होती है, तो कर्क राशि यहां आती है चौथे भाव में, और चौथा भाव माता का भाव है, तो इससे संबंधित फल देगा। फिर चौथा, जहां पर वो ग्रह स्थित है उस भाव से संबंधित बुरे फल देगा। कहां पर स्थित है? भाग्य भाव में, तो भाग्य को बिगाड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, ये पिता का भाव है, पिता का लग्न है, तो यहां पर पिता की लग्न बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो रही है, तीन अशुभ एवं क्रूर ग्रहों के द्वारा पिता की लग्न पीड़ित हो रही है, राहु केतु मंगल शनि के द्वारा। अभी बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध अगर हम नवम भाव से देखें, नवम भाव को लग्न बना लें, क्योंकि नवम भाव पिता की लग्न है, तो इसको यदि हम लग्न माने तो बुध क्या हुआ? चतुर्थ भाव का स्वामी हुआ और लग्नेश भी हुआ, लग्नेश और चतुर्थेश, और चतुर्थ भाव में ही बैठा है, लेकिन शनि के द्वारा पीड़ित है। शनि कौन है? यहां से अष्टम भाव का स्वामी है शनि, पिता के लग्न से अष्टम भाव का स्वामी है और लग्नेश के साथ स्थित है, यानी लग्नेश को पीड़ित कर रहा है। अब ये बुध आपकी लग्न से द्वादश भाव है और पिता की लग्न से लग्नेश है और पीड़ित है, तो बुध की अंतर्दशा है और बुध महादशा है और अंतर्दशा भी अभी बुध की है, तो बुध अपनी अंतर्दशा में बुरे फल नहीं दे सकता है, क्योंकि बुध अपनी उच्च राशि में स्थित है और मित्र शनि के साथ स्थित है, तो बुध अपनी अंतर्दशा में बुरा फल नहीं दे सकता। फिर बुध के बाद केतु की अंतर्दशा आएगी। केतु पिता के सप्तम भाव में बैठा है, मारक भाव में, लेकिन केतु पीड़ित नहीं है। केतु की अंतर्दशा लगभग 10-11 महीने की होगी। केतु के बाद शुक्र की अंतर्दशा आएगी। शुक्र को देखिए, पिता के लिए शुक्र द्वादश भाव का स्वामी है, पिता के लिए ये पिता का लग्न है और ये पिता का द्वादश भाव है, तो द्वादश भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है, तृतीय भाव में स्थित है, सूर्य के साथ है, तृतीयेश के साथ है, तो शुक्र यहां पर पीड़ित हो रहा है, लेकिन ज्यादा पीड़ित नहीं है, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो पीड़ित तो है लेकिन ज्यादा पीड़ित नहीं है। शुक्र के बाद सूर्य की अंतर्दशा आएगी।
सूर्य किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है, बलवान है, अपनी राशि में स्थित है, तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव पराक्रम, साहस, इन सब के लिए जाना जाता है। तो सूर्य की अंतर्दशा बहुत अच्छी है। फिर चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी। चंद्रमा पिता का मार्केश है। चंद्रमा पिता के लग्न से द्वितीय भाव का स्वामी है, मार्केश है पिता का, और पिता की लग्न में बैठा है और 3 ग्रहों के द्वारा पीड़ित है। तो जब लग्नेश की महादशा यानी बुध की महादशा चल रही है और चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, वो समय पिता के लिए घातक होगा। इनके पिता की उम्र इस समय लगभग 73-74 के आसपास है, और बुध में चंद्रमा की अंतर्दशा 1 जनवरी 2032 में शुरू होगी। ठीक है, आप लोगों के सबके समझ में आया ये? थोड़ा कम आया गुरुजी। कहाँ पर समझ में नहीं आया बताइए? नहीं आया समझ, लेकिन बहुत सारी चीजें इकट्ठी करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अच्छा। चलिए, हाँ, मैं लॉजिक तो सारा समझ में आया। हाँ, ठीक है, मैं चंद्रमा के बारे में फिर एक बार बता देता हूं। यहां पर हमने देखा कि दूसरे अन्य जो ग्रह हैं वो बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं हैं। जैसे सूर्य तो पीड़ित है ही नहीं किसी से, मंगल अपनी राशि में स्थित होने से बलवान है। हाँ, पंचम के लिए थोड़ा सा बुरा कर सकता है। ये फीमेल चार्ट है, तो पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि भी है और मंगल की भी है। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और ये गर्भ का भाव है। तो गर्भ से संबंधित समस्या दे सकते हैं, लेकिन ये बात तो गुजर चुकी है। पहले इनके 2 बच्चे हैं अभी इस समय। तो उस समय में किस ग्रह की महादशा थी? तो अभी बुध की है, शनि की महादशा रही होगी जब इनके बच्चे हुए। तो पहले शनि में शनि, अब बुध की तो अभी शुरू हुई है, तो ये शनि की महादशा 19 वर्ष की होती। तो पहले शनि में शनि रहा होगा, फिर शनि में बुध आया, बुध के बाद में फिर केतु, केतु के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में सूर्य, सूर्य पीड़ित नहीं है। फिर चंद्रमा, शनि में चंद्रमा पंचम से पंचम में है, लेकिन बहुत बुरी तरह पीड़ित, और पंचम से षष्ठेश है, 6ठे भाव का स्वामी। तो यदि शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा रही होगी और उस समय यदि पेट में बच्चा रहा होगा, तो वो स्थिति अच्छी नहीं रही होगी। इसके बाद चंद्रमा के बाद मंगल, क्योंकि मंगल शनि के द्वारा पीड़ित है। बस इतना ही। अब उस समय पेट में बच्चा था या नहीं था मुझे नहीं मालूम। खैर, चलिए हम चंद्रमा पर फिर दोबारा
बोलते हैं। अभी मैंने सब बता दिए कि ऐसे कोई ग्रह नहीं है। एक सूत्र बताता हूं आपको, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिस भाव पर अथवा जिस ग्रह पर दो या तीन ग्रह बैठे हों उस पर विशेष ध्यान दीजिए। या तो दो तीन ग्रह बैठे हों या फिर दो तीन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। सबसे पहले उस भाव को और उस ग्रह को देखिए। तो यहां पर यही एक ऐसा भाव है और यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर तीन तीन क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। चंद्रमा पर राहु भी यहां पर पीड़ित है मंगल और शनि के द्वारा। तो राहु की अंतर्दशा भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। लेकिन चंद्रमा चूंकि सौम्य ग्रह है और ये तीन तीन क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया, तो ज्यादा पीड़ित कौन है? चंद्रमा। राहु तो केवल शनि और मंगल से पीड़ित, लेकिन चंद्रमा तो राहु मंगल शनि तीनों के द्वारा पीड़ित है। तो चंद्रमा जब इतना ज्यादा पीड़ित है तो बुरे फल देगा। तो क्या बुरे फल देगा? पहला, नोट कर लीजिए पुस्तक में, अपने, हालांकि मैं बताऊंगा आगे भी, अपने कारकत्व से संबंधित जो उसके कारकत्व हैं, मैं आपको सिखा चुका हूं, पहले कारकत्व बता चुका हूं। तो कारकत्व क्या है? मन। तो मन पीड़ित हुआ यहां पर। अब मन भयभीत होगा राहु के कारण, मंगल के कारण क्रोधित होगा, शनि के कारण अवसाद या डिप्रेशन में जाएगा चंद्रमा। अब दूसरा, अपने स्वामित्व से संबंधित फल देगा। तो दशम भाव का स्वामी है जो कैरियर का भाव है, और यहां से ये द्वादश में बैठा है और फिर तीन ग्रहों के द्वारा पीड़ित है। तो चंद्रमा अपनी अंतर्दशा या महादशा में कैरियर के लिए अच्छा नहीं होगा, बुरे फल देगा। तीसरा, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार किस भाव का कारकत्व प्राप्त है? तो चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली मेष राशि की होती है। तो यहां पर यदि मेष राशि हम लिखेंगे, मेष राशि यानी 1, तो 2, 3, 4, यहां पर कर्क राशि आएगी। तो काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक हुआ, और चतुर्थ भाव के कारकत्व में मां आती है सबसे पहले, क्योंकि दूसरा जो अचल संपत्ति है, वाहन का कारक शुक्र हो गया, भूमि भवन का कारक मंगल हो गया, और शिक्षा का कारक बुध हो गया। तो चंद्रमा माता का कारक है। तो माता के संबंध में, और माता के लग्न से छठे भाव में बैठा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा भाव रोग का भाव है और चंद्रमा पीड़ित है, तो माता को रोग देगा। तो इसके अलावा चौथे में मैंने बताया कि जहां पर स्थित है उस भाव से संबंधित बुरे फल देगा। तो यह पिता की लग्न है, भाग्य भाव भी है, भाग्य को भी बिगाड़ रहा है, और पिता का लग्न है, तो पिता का लग्न भी पीड़ित है तीन ग्रहों के द्वारा।
और चंद्रमा भी पीड़ित है, तो फिर पिता के स्वास्थ्य के लिए ये बुरा फल दे देगा। और फिर पिता का मार्केश भी तो है, ये द्वितीय भाव है। पिता की लग्न ये है, लग्न से द्वितीय भाव मारक भाव कहलाता है। तो पिता के लिए चंद्रमा मार्केश हुआ और बहुत बुरी तरह पीड़ित है, तो इस तरह से पिता के लिए घातक साबित होगा। अब समझ में आ गया? सर जी घातक पंडित जी, क्लियर है। अपनी दशा में होगा, जी, अपनी दशा या महादशा में ही होगा। महादशा नहीं, अंतरदशा। महादशा अंतर्दशा या बुध अंतर्दशा। की चल रही है, महादशा बुध की चल रही है, जो पिता का लग्नेश है जी और द्वादश भाव में पीड़ित है। जी जी जी। तो महादशा बुध की होगी और अंतरदशा चंद्रमा की होगी। बुध और चंद्रमा दोनों ही शत्रु हैं आपस में। नहीं सर, मैं पूछना चाह रही थी, जैसे चंद्रमा की महादशा जब होगी इनकी, तब भी इनके हाँ। पिता के लिए ज्यादा मतलब कष्टकारी होगी। बिल्कुल, लेकिन चंद्रमा की महादशा आएगी ही नहीं, पहले भी नहीं आई। पहले शनि की 19 वर्ष की, वैसे हाँ हाँ बिल्कुल, अगर चंद्रमा की महादशा भी होती तो चंद्रमा अपनी महादशा में और राहु की अंतरदशा में, क्योंकि राहु 2 ग्रहों के द्वारा पीड़ित है, शनि और मंगल, तो जो ग्रह ज्यादा पीड़ित है उसकी दशा में ज्यादा बुरा फल प्राप्त होगा। तो यदि चंद्रमा की महादशा होती और राहु की अंतरदशा, तो ये भी बुरा फल करती। और जब चंद्र की अंतरदशा और चंद्र की ही महादशा होगी तो और मतलब ज्यादा हो जाएगी। हाँ, चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा की ही अंतरदशा वो सबसे ज्यादा बुरी होती, आगे बढ़ने ही नहीं देता वो। आगे जब चंद्रमा इतना बुरी तरह से पीड़ित हो तो वो आगे बढ़ने ही नहीं देता, अपनी ही अंतरदशा में सारे फल दे देता। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? गुरुजी, अगर हमने जैसे बोला कि मंगल यहाँ पे शनि से पीड़ित है, अगर कहीं ऐसी कंडीशन हो मंगल और शनि आमने सामने हो, तो क्या तो एक दूसरे को पीड़ित करते हैं? बिल्कुल करेंगे। तो अब दोनों यहाँ पर पीड़ित। देख, मंगल यहाँ पर शनि के द्वारा पीड़ित है। मंगल अपने भाव में तो स्थित है, लेकिन चूंकि ये पीड़ित है शनि के द्वारा और ये भाव कुटुंब भाव भी है। अब ये जो फीमेल हैं, इनकी उम्र, यानी इनके 2 बच्चे हैं, तो अब इनका कुटुंब का मतलब क्या हुआ? इनका जो परिवार है, पति पत्नी बच्चे, तो उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कुटुंब भाव और भावेश मंगल दोनों ही पीड़ित हो गए और द्वितीय भाव का स्वामी कारक गुरु होता है, गुरु भी पाप कर्तरी में आ गया। और ये मंगल सप्तमेश भी है, सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम से बुरे भाव में गया है। कहाँ? सप्तम से अष्टम भाव में गया है और पीड़ित हो गया। तो ये मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है ना जी। और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी, मैरिड लाइफ के लिए बुरा कैसा बताया आपने? भाई देखिए, ये सप्तमेश है मंगल, सप्तमेश मंगल सप्तम भाव से, अपने भाव से कहाँ गया है? अष्टम भाव में गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में गया। हालांकि अष्टम भाव में उसकी अपनी राशि है, लेकिन फिर भी सप्तम के लिए तो बुरा हो गया ना।
सप्तम से तो वो अष्टम में चला गया ना। इस राशि के लिए तो बुरा हो गया, उस राशि के लिए तो अच्छा है, लेकिन इस राशि के लिए तो बुरा हो गया। तो एक तो अपने भाव से अष्टम में गया, फिर वो पीड़ित भी हो गया। तो इस तरह से सप्तमेश पीड़ित हो गया। अब ये फीमेल चार्ट है, तो पति का कारक कौन होता है? गुरु होता है पति का कारक, और गुरु पाप कर्तरी में आ गया, यानी गुरु भी पीड़ित हो गया। फिर ये कुटुंब भाव है, ये कुटुंब परिवार का भाव है। तो भाव और भावेश दोनों शनि के द्वारा पीड़ित हो गए। तो भाई मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी ना, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, यानी गुरु संभाल रहा है